बंगाल देवी की भी भूमि कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। और वहाँ इस तरीके और वहाँ पर स्त्रियों की अस्मिता को इस महिला ने तार तार करवा दिया है जस्ट बिकॉज कि उसको अपनी सत्ता में काबिज रहना है। तो वो कब्जा अब समाप्त होने जा रहा है। अब भारत बंगाल फिर से पुनर्जीवित होगा और पुनर्स्थापित, जिस तरह से बिहार में हुआ था ना क्लिनजिंग, तो लालटेन छाप समाप्त हो गया, उसी तरह अब ममता बनर्जी की बारी है, उसका वो दौर समाप्त होगा और बंगाल फिर से अभी कितना हाइड्रोजन बम फोड़ ले, कोई भी एटम बम फोड़ ले, सत्ता इनके हाथ नहीं लगने की सीधी सी बात ये है। सत्ता से निकाले जाने पर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी थोप दिया था और रातों रात पत्र पत्रिकाएं बंद करवा दी थी, मीडिया हाउसेस में ताले लगवा दिए थे, स्कूल कॉलेजेस बंद करवा दिए थे। वो दौर नहीं था जब राजीव गांधी ने अपने माँ के मरते ही क्यों शपथ ग्रहण ले लिया था, किस अधिकार से ले लिया था? वो ना तो सत्ता में उस समय थे, न तो कोई मिनिस्टर थे। संजय गांधी जो डोमिनेट करते थे इंदिरा गांधी के राज में, जो संजय गांधी के दौर के जीवित लोग हैं, वो मुखर बयान है, साक्ष्य हैं इस बात के। प्राइम मिनिस्टर अगले तो प्राइम मिनिस्टर ने वो तो इंदिरा गांधी को रबर स्टाम्प बना के छोड़ दिया था। तो ये था डेमोक्रेसी का अंत। अब तो डेमोक्रेसी मुखर हो रहा है और ज्वलंत हो रहा है और उस दिशा की ओर बढ़ रहा है जहाँ से भारत का सूर्य उगेगा। कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ की न दुर्गंध होती है, ना उस पर गंदगी का छाप होता है, ना उस पर निशान होती है। तो कमल की तरह भारत का भविष्य उज्जवल है और आगे बढ़ रहा है। ये कितने भी कुछ कर लेंगे, ये कीचड़ और दलदल बन के रह जाएंगे, उसमें से निकलेगा तो कमल। ममता बनर्जी का अस्तित्व ही भारत के दुश्मनों के, राष्ट्रद्रोहियों के, भारत का नाश करने वालों के साथ है। तो जिस दिन बांग्लादेशी रोहिंग्या बंगाल से निकाल दिए जाएंगे, बंगाल में जो रक्तपात हो रहा है, रक्त रंजित जो बंगाल हो गया है, और जो बंगाल कभी हमारी इकोनॉमी का बैकबोन हुआ करता था, वो जिस तरह से धूल धूसर में मिलता जा रहा है, तो उस ममता बनर्जी के काल राज्य का अंत हो जाएगा। तो वो अपने अंत की ओर नजदीक आ रही है। तो जब अंत नजदीक, जैसे इन भाई साहब ने कहा ना कि जब अंत नजदीक होता है तो दिए की लौ तेज हो जाती है, तो उनकी छटपटाहट यही है कि फड़फड़ाती है। अभी SIR जैसे ही आ गया ना, हाँ। तो SIR आने का मतलब है कि क्लींजिंग हो रहा है, सफाई हो रही है, और सफाई हो रही है कि हमारे देश के रिसोर्सेज पर हमारे देश के द्रोही पल रहे हैं और आबादी का एक हिस्सा बन रहे हैं, और वो रिसोर्सेज खपत कर रहे हैं, और जो हमारे देश के नागरिक जिनको मिलना चाहिए ये अधिकार, उनको नहीं मिल रहा है। और नॉट ओनली दैट, ये लोग जो हमारे देश में आकर बसते हैं, तो बसने के बाद यहाँ का खाकर यहीं को दीमक की तरह चाट जाते हैं। और ममता बनर्जी हैज नथिंग टू डू विद वेलबिंग ऑफ यानी ह्यूमन काइंड, मानवता से उनका लेना देना नहीं है। उनको वो लोग वोट बैंक दिखते हैं जो उनको सत्ता तक पहुँचाते हैं। सत्ता में रहकर वो ऐसे जो जिस तरह के नरसंहार हो रहे हैं, जो अभी हाल फिलहाल में जो महिलाओं का वहाँ पर रेप केस हुआ था, उस तरह आरजीकर वाला जो मामला हुआ था। संदेश खाली हुआ था, हाँ। आरजीकर मामला हुआ। मालदा मुर्शिदाबाद में सबने देखा। ये जितनी घटनाएं हो रही हैं, वो आप समझिए कि वहाँ पर देवी दुर्गा का इतना प्रभाव है, उनकी पूजा की जाती है। और हमारे देश में जहाँ कहा जाता है यत्र पूजिते नारी तत्र रमणते देवता, उस देश में इन्होंने खून की गंगा सिर्फ पुरुषों की नहीं बहाई है, बच्चों की नहीं बहाई है, इन्होंने वहाँ की स्त्रियों की अस्मिता को तार तार कराने के लिए उन राक्षसों को बास दे रखा है। तो अब उसका उन्मूलन होने जा रहा है, तो इनका कलेजा अवश्य ही फटेगा और उससे कुछ होने वाला नहीं है। ये मैं देख रही हूँ कि आने वाले समय में आप इसको रिकॉर्ड करके रख लीजिए और कभी आप चलाइएगा या आप देखिएगा कि एक सामान्य नागरिक ने ये बात। बंगाल देवी की भी भूमि कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। और वहाँ पर स्त्रियों की अस्मिता को इस महिला ने तार तार करवा दिया है जस्ट बिकॉज कि उसको अपनी सत्ता में काबिज रहना, तो वो कब्जा अब समाप्त होने जा रहा है। अब बंगाल फिर से पुनर्जीवित होगा और पुनर्स्थापित, जिस तरह से बिहार में हुआ था ना क्लिनजिंग, तो लालटेन छाप समाप्त हो गया, उसी तरह अब ममता बनर्जी की बारी है, उसका वो दौर समाप्त होगा और बंगाल फिर से पुनर्स्थापित और अपनी अस्मिता की ओर लौटेगा। क्या शुभ नाम बता झा जी आपने? अपर्णा झा। अपर्णा जी एक बात बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि बिहार से जो शुरुआत हुई, यही आरोप चाहे टीएमसी हो चाहे राहुल गांधी लगातार अपने हाइड्रोजन बम से इसके माध्यम से ये आरोप लगाने का प्रयास करते हैं कि देश में एक प्रक्रिया चल रही है। पहले वोटर जो था वो सरकार को चुनता था, बट अब सरकार वोटर को चुन रही है। यही SIR की प्रक्रिया, यही असल मायने में वोट चोरी है। जो बिहार में हुआ वही बंगाल में करने का प्रयास। बहुत अच्छा प्रश्न किया भाई आपने, मेरे मन की बात कर। वोट चोरी का इतिहास हम 1947 से गिनना शुरू करें, जब नेहरू चचा को एक भी वोट नहीं मिला था। पूरी 12 कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक वोट आया था और 11 लोग सरदार पटेल के पक्ष में थे, लेकिन सरदार पटेल की जगह ये प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद इनकी मृत्यु जब हुई थी तो लाल बहादुर शास्त्री किसी तरह आ तो गए, लेकिन वो 1 साल से ज्यादा, 1-1.5 साल से ज्यादा रह नहीं सके और उनकी संदिग्ध अवस्था में विदेश में मृत्यु हो गई। और उस मृत्यु का उसको संदिग्ध इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका पोस्टमार्टम भारत सरकार ने नहीं करवाया। और उतना ही नहीं, ना राजकीय सम्मान दिया गया, कुछ भी नहीं किया गया। उनका शरीर नील पड़ चुका था, उनके शरीर में कई जगह चोट के निशान थे। हार्ट अटैक से मरने वाले के शरीर पे चोट का निशान नहीं होता है
और न तो उसके नील पड़ते हैं। तो इंदिरा गांधी ने दाव पेच लगाकर उस आबो हवा का फायदा लेकर सत्ता में आ गए। उस समय उनको कहा जाता था गूंगी गुड़िया। एक स्त्री, एक लड़की जिसका कोई पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा योगदान नहीं, किस हक से वहां बैठ गई? इतने सीनियर लोग वहां थे। वो कामराज थे, सबसे बड़ा नाम कामराज थे, हाँ। कृपलानी थे, कोई नहीं आ सके, हाँ। ये आ गई। हाँ। उसके बाद राजीव गांधी, हाँ। ये 80 का दौर आ गया। इंदिरा गांधी को सत्ता ऐसे मिली हाँ। और फिर वो अपना सत्ता में रही। हाँ। उनकी हत्या के तत्काल बाद हाँ। राजीव गांधी चुनाव प्रचार में बंगाल में थे जिस दिन उनकी हत्या हुई थी। वहां से आए, माँ का अंत्येष्टि करने से पूर्व उन्होंने प्रधानमंत्री का शपथ लिया। आप आर्काइव में भारत के जाके देख लीजिए। एक बेटा जिसकी माँ की निर्मम हत्या हो गई है, उसकी जांच बिठाने के बजाय उसने दिल्ली में नरसंहार का स्पॉन्सर किया, आदेश नहीं दिया, स्पॉन्सर किया और कहा कि एक बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती कांपती है। और उस इमोशनल जो उहापोह था उसका लाभ लेकर उन्होंने पहले तो अपना प्रधानमंत्री का पद सुरक्षित किया, फिर माँ की अंत्येष्टि की। तो वोट चोरी इसको कहते हैं। उसके बाद फिर इनकी सत्ता दोबारा कभी इनकी बहुमत से सरकार नहीं आई। उस बार जो 400 पार इनकी आई, रायबरेली में स्वयं इंदिरा गांधी अपना चुनाव हारी थी, उसके बाद क्या इन्होंने हाँ, उससे सबसे बड़ा जो ज्वलंत उदाहरण है कि जब तेज प्रताप के ने इनके खिलाफ, तेज प्रताप यहाँ लालू के बेटे के बात नहीं है, जो तेज नारायण जी ने इनके खिलाफ केस किया था इलाहाबाद में और ये हार गई और इनको 6 साल के लिए बैन कर दिया गया और सत्ता भी छीन ली गई। तो रातों रात इन्होंने ज्ञानी जैल सिंह से कहकर इन्होंने उस चीज को इमरजेंसी रातों रात जारी करवाया और सुबह ऑल इंडिया रेडियो पर कह दिया कि मेरे भाइयों बहनों घबराने की कोई बात नहीं, इमरजेंसी लगी है। इमरजेंसी ऐसे नहीं हो गया कि बच्चों को टिटनेस का सुई लगता है। और देश में जो आक्रांत स्थिति हुई थी वो उस समय के जीवित लोग आज भी बयान करते तो उनके आंख से आंसू नहीं रुकते हैं, जो इन्होंने और इनके बेटे संजय गांधी ने किया था। इसलिए ये सिर्फ इसलिए था कि इनको सत्ता छूटने का इतना आक्रोश था कि उन्होंने देश में खून की नदियां बहा दी। जबरदस्ती नसबंदी, तुम्हारे लड़कों को उठा कर कॉलेज से, हॉस्टल से, स्कूल से नसबंदी करवाना। तो ये है वोट चोरी का ज्वलंत उदाहरण। उससे भी बड़ा उदाहरण, उससे आगे एक दौर और आते हैं जब सोनिया गांधी, एंटोनिया एडविना मायनो, उसने 83 में भारत की नागरिकता ली थी और 80 में वोट करने लगी। भारत में वोट करने का अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों का है। एक विदेशी महिला 80 में किस अधिकार से वोट करती है? वोट चोरी नहीं था। तो जब ये परिवार दूसरों को आईना दिखाता है तो इनका काला धुंधला इतिहास इनके मुंह पे चमाट मारता है, तो इनको शर्म नहीं है कि इन्होंने जिस तरह से भारत के संविधान का, धर्म का, इतिहास का दोहन शोषण किया है, इनको बोलने का अधिकार नहीं है। अब ये कितना हाइड्रोजन बम फोड़ ले, कोई भी एटम बम फोड़ ले, सत्ता इनके हाथ नहीं लगने की सीधी सी बात ये है। मगर जो दीदी का रवैया है एसआईआर को लेकर, जो बार बार कह रहे हैं कि प्रक्रिया तो हो जाए बट वो चीज़ें होंगी नहीं, भले ये चीज़ें हो रही हैं। और हम देख भी रहे हैं पश्चिम बंगाल में किस तरीके से भाजपा के लोग बीएलए तक नहीं बना पा रहे हैं, बीएलओ ठीक से उस प्रक्रिया में भागीदारी भी नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अड़चन अभी तक एसआईआर की प्रक्रिया में पश्चिम बंगाल में ही देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में इतने दशक तक इस महिला ने जो अपना कब्जा बनाया है, इसने अपना गिरोह बना लिया है, तो उन गिरोहों को भी तो इन्होंने मलाई चटाई है सत्ता की, तो वो इतनी आसानी से कैसे चीजों को हो जाने देंगे। लेकिन ये चीज आप देख लीजिए कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये जनता से टकरा नहीं सकते और जनता जब अपने अस्तित्व के लिए जागरूक हो जाती है ना, तो कोई बड़ा से बड़ा डिक्टेटर इतिहास में गवाह है कि मुसोलिनी, लेनिन, कोई भी बच नहीं सका। तो हिटलर नहीं बच सका। हिटलर ने आत्महत्या की थी, उसकी मृत्यु आत्महत्या से हुई थी, जिसने हजारों लोगों को हॉलोकास्ट में दबाकर मार दिया, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया, उसको अपनी जान खुद लेनी पड़ी थी। ये दौर आ गया था। तो कहाँ हो भाई? रावण जैसा सोने का लंका में रहने वाला मरा तो उसको अंत्येष्टि करने वाला नहीं था। जो आप कह रहे हैं कि जनता सब जान चुकी है, अखिलेश यादव चिल्ला के बोल रहे हैं कि एसआईआर नहीं है, एनआरसी है, इनडायरेक्टली दूसरे दरवाजे से एनआरसी लाने का। भाई मेरे, मैं ये कह रही हूँ कि अगर ऐसा है कि ये गलत है तो इनको चिल्लाने की क्या जरूरत है? ये तो सत्ता के बादशाह रहे हैं ना भाई। पुश्तैनी जागीर समझ रखी थी इन्होंने देश को, सफाई को मुजरा का अड्डा बना रखा था। इनको किस बात का डर है? इनको तो जनता गोद में उठाती और सत्ता पे बिठाती। इनको क्यों गली गली में खाक छाननी पड़ रही है? इस तरह के झमेले, इस तरह के प्रोपेगेंडा, नैरेटिव क्यों क्रिएट करना पड़ रहा है? अगर वाकई में गलत हो रहा है तो जनता पागल थोड़ी है। आज के टाइम में एआई और टेक्नोलॉजी का जमाना है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक एक चीज परत दर परत जनता को ट्रांसपेरेंटली पता चल चुका है। ऐसी किताबें, ऐसी वेब सीरीज, ऐसे सिनेमा आ चुके हैं कि अब सरकार भी सत्ता में रहकर लोगों को बरगला नहीं सकती है। तो ये तो खैर सत्ता से निकाले हुए हारे हुए जुआरी हैं, जिनको अब सत्ता कभी नसीब नहीं होगी। ये आप जान लीजिए। ये इनके प्रकार कभी सब साथ आ जाते हैं, कभी एक दूसरे को गाली निकालते हैं। तेजस्वी यादव आया था ना राहुल गांधी के साथ, क्या हुआ? दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, कुछ नहीं बन सका इन दोनों का। तो ये अब सत्ता में नहीं आ सकेंगे।
कोई भी सरकार आए मगर ये लोग सत्ता में नहीं, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से समाज का, हमारे राष्ट्र का दोहन किया है ना, इनको सत्ता तो नसीब क्या नहीं ये होगी। लोकतंत्र को डिक्टेटरशिप की तरफ ऐसा यहाँ लेके जा रही है, जैसा राहुल गांधी कहते हैं, जो आपने कहा कि हाइड्रोजन बम फोड़े या ये, या एक नए लोकतंत्र की स्थापना और एक स्पष्ट लोकतंत्र की स्थापना होने जा रही है? मैथिली शरण गुप्त ने कहा है हाँ, कि आज नहीं तो कब होगा, हाँ, आज नहीं तो कब होगा, हाँ, तू अपने अस्तित्व को पहचान, रे भारत तू आंखें खोल। तो वो दौर आ गया कि भारत ने आंखें खोल दी हैं। अब भारत वो भारत है जिसको अपने जड़ का भी पता है और भविष्य का भी अंदाजा है और उसको अपने लक्ष्य का भी अनुमान है। तो वो अब उस दिशा की ओर बढ़ रहा है जहां से उसको बरगलाना या झुठलाना या धुंधला रास्ता दिखाना या फेक असंभव है। नैरेटिव वो दुर्लभ हो चुका है, संभव हो चुका है। तो अब ये ना तो सत्ता में आने वाले हैं और ना इनकी नैरेटिव चलने वाली है। और ये जो लोग कह रहे हैं डेमोक्रेसी मर रहा है, डेमोक्रेसी तब नहीं मरा था जब सत्ता से निकाले जाने पर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी थोप दिया था और रातों रात पत्र पत्रिकाएं बंद करवा दी थी, मीडिया हाउसेस में ताले लगवा दिए थे, स्कूल कॉलेजेस बंद करवा दिए थे। वो दौर नहीं था जब राजीव गांधी ने अपने माँ के मरते ही क्यों शपथ ग्रहण ले लिया था, किस अधिकार से ले लिया था? वो ना तो सत्ता में उस समय थे, ना तो कोई मिनिस्टर थे। संजय गांधी जो डोमिनेट करते थे इंदिरा गांधी के राज में, जो संजय गांधी के दौर के जीवित लोग हैं, वो मुखर बयान है, साक्ष्य हैं इस बात के। प्राइम मिनिस्टर अगले तो प्राइम मिनिस्टर ने वो तो इंदिरा गांधी को रबर स्टाम्प बना के छोड़ दिया था। तो ये था डेमोक्रेसी का अंत। अब तो डेमोक्रेसी मुखर हो रहा है और ज्वलंत हो रहा है और उस दिशा की ओर बढ़ रहा है जहां से भारत का सूर्य उगेगा। अटल जी ने कहा था ना कि कमल खिलेगा, तो वही कमल खिल रहा है। कमल का मतलब मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। कमल हमारे शास्त्रों में धर्म को कहते हैं जो अष्टदल कमल है। तो वो अच्छाई का कितनी भी बुराई, क्योंकि कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन कीचड़ की ना दुर्गंध होती है, ना उस पर गंदगी का छाप होता है, ना उस पर निशान होती है। तो कमल की तरह भारत का भविष्य उज्जवल है और आगे बढ़ रहा है। ये कितने भी कुछ कर लेंगे, ये कीचड़ और दलदल बन के रह जाएंगे, उसमें से निकलेगा तो कमल ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।